हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। तो देखिए जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। लिक्विड अमोनिया मतलब समझ रहे होंगे, अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में हमने लिया है, सॉल्यूशन नहीं है, अमोनिया जो है वो हमने लिक्विड स्टेट में लिया है। देख, जैसे हमने लिखा कि जो भी एल्कली मेटल है ये लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल है। किस कारण से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखो मतलब क्या हुआ, देखो ये हो गया अमोनिएटेड कैटायन और ये हो जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएशन का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन में हमने क्या बोला था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। अमोनिएशन में क्या होगा, जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे वाटर पोलर होता है ऐसे अमोनिया भी पोलर होता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसकी प्रॉपर्टीज हम देखें तो प्रॉपर्टीज पहला, दी सॉल्यूशन आर ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर, तो ब्लू कलर मतलब कलर है इसमें, ठीक है। कलर क्या है, कलर जो भी हो, लेकिन में कलर है। क्यों कलर है? क्योंकि एक्साइटेबल इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम से बाहर आ चुका है। एटम से बाहर आ चुका है तो क्या हो गया, एक्साइटेबल इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम देख चुके हैं कि एक्साइटेबल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके कारण कलर आता है। तो दी सॉल्यूशन आर ऑफ ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये ब्लू कलर के होते हैं। फिर द इंटेंसिटी ऑफ कलर, द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है इनका जो कलर है उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब ग्रेटर देन 3m, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर ऑफ ब्रॉन्ज कलर, ठीक है। जब हम हाई कंसंट्रेशन रेंज पे चले जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये ब्रॉन्ज कलर हो जाता है, मतलब कलर इनका चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट, दी सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक है, जब मेजर किया जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर तो देखा जाता है पैरामैग्नेटिक ये होते हैं। फिर पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाता है। एंड
ब्रॉन्ज कलर्ड सॉल्यूशन आर डाई मैग्नेटिक। ठीक है, तो सॉल्यूशन वैसे पैरामैग्नेटिक है, कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। जब हम हाई कंसंट्रेशन पे चले गए, मतलब 3m से ज़्यादा, यानी कि ब्रॉन्ज कलर वाले सॉल्यूशन पे, तो वो क्या होता है, डाईमैग्नेटिक हो जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड स्टेट में होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है, तभी तो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, अनपेयर्ड स्टेट में है। फिर जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, और पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन पे चले गए तो क्या होगा, ये इतने पास आ गए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से पेयर हो गए। तो पेयर हो गए तो फिर वो क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू the presence of ammoniated cation and electron। कैटायन है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फिर नेक्स्ट पॉइंट इनका अगर हम देखें, गुड reducing agent, good reducing agent due to the presence of free electron। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम के बाहर है, तो इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि बहुत सारे रिएक्शन है जिनको ये कैटेलाइज करते हैं, एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया जिन्हें कैटेलाइज करता है। ठीक है, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड अमोनिया से कम हो जाती है। किस कारण से, देखो इसको समझे। देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला कि अमोनिया जो है वो चारों तरफ से सराउंड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक कैविटी बन गई है। ठीक है, ये क्या आ गया, हम बोल सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ कैविटी बन गई। तो ये एक कैविटी बन गई, तो इस कैविटी के बनने से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई। बीच की जगह तो खाली हो गई ना, बीच की जगह तो खाली हो गई, तो क्या हो गया, ओवरऑल जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गई तो मतलब इन सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये मतलब लिक्विड अमोनिया से कम हो जाती है। तो क्या होती है, ये सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया के ऊपर फ्लोट करता है। जैसे हमने बोला कि ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, वो ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन ऊपर ही हमें नजर आएगा, वो ऊपर ही फ्लोट करेगा इसी कारण से। ठीक है, तो इसको हम ब्रीफली लिख सकते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। तो इस कैविटी के फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है, लिखने से।
देखो अब इन सॉल्यूशन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब हम इन्हें बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने स्टेबल होते हैं कि हमने डिसॉल्व किया और उसे रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? इन एनहाइड्रस कंडीशन एंड इन एब्सेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, एनहाइड्रस कंडीशन नहीं है, तो क्या होता है, ये डिकम्पोज कर जाते हैं। अदरवाइज दे डिकम्पोज टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक। लिथियम के केस में कुछ और होता है, एक्सेप्ट लिथियम। हाइड्रोजन इसमें भी इवॉल्व होती है लेकिन इसमें दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये इन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो गई है जो हमने अभी लिखा कि मतलब जो सॉल्यूशन बना था एल्कली मेटल को लिक्विड में डिसॉल्व करके। तो ये तो देखो क्या हो गया, जो एल्कली मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे वो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला, एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, एक्शन ऑफ एयर। तो देखो जितने भी एल्कली मेटल हैं, जैसे इनके लिए हमने लिखा कि आर टेंडिस्ड रैपिडली ऑन एक्सपोजर टू एयर। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जैसे लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर स्टेट में सिल्वरी वाइट होते हैं। अगर आप प्योर जैसे लेंगे एल्कली मेटल को तो बिल्कुल सिल्वरी वाइट होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज हो जाते हैं तो वो क्या होता है, वो टेंडिश हो जाते हैं, मतलब उनकी जो ब्राइटनेस थी वो चली जाती है, ठीक है। सिल्वरी वाइट जो था वो कलर इसका चला जाता है। किस कारण से? दिस इज ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन। मतलब है क्या कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्कली मेटल बिल्कुल ऊपर की तरफ लाइक करते हैं, तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि इनको हम एयर में एक्सपोज नहीं कर सकते। ये जो एल्कली मेटल हैं वो एयर में हम इन्हें एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। एयर में जैसे ही एक्सपोज करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट क्या होता है कि कंबशन भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन इतना तेजी से होता है। खासकर जो नीचे वाले हैं जैसे रुबिडियम है, सीजियम है, इनको अगर आप एयर में रखेंगे तो तभी जो है वो इनमें एक कहना चाहिए छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब इतना तेजी से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए अब अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्कली मेटल की स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई। एल्कली मेटल को हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते कि हम नॉर्मल तरीके से स्टोर कर दे, वो नहीं किया जा सकता। फॉर दिस रीजन all alkali metals are stored in kerosene oil, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की ट्यूब्स ले लेते हैं जो जिसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसमें एयर को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, उन ट्यूब्स में भर के रख दिया जाता है। या फिर क्योंकि उन ट्यूब की हैंडलिंग थोड़ा सा मुश्किल है भाई, जब हमें एल्कली मेटल उसमें से निकालना होगा तो फिर हमें ट्यूब तोड़नी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकली इसलिए क्या किया जाता है कि हम इन्हें केरोसिन ऑयल में स्टोर कर देते हैं। तो देखो केरोसिन ऑयल में स्टोर करने से क्या फ़ायदा होगा, मतलब कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो है क्या कि जैसे हमने मान लो केरोसिन ऑयल लिया, जैसे ये है, ठीक है, इसमें हमने एल्कली मेटल को डाल दिया, ठीक है, तो एल्कली मेटल इधर है। तो अब ये जो केरोसिन है ये क्या करेगा, ये इसको जो एल्कली मेटल है उसे
एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोकेगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। तो क्या होगा, जब एल्कली मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, यानी कि कंबशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, सभी को केरोसिन में रखा जाता है एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, लिथियम को क्या किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। वैक्स पेपर आता है, उस वैक्स पेपर में से रैप करके रखा जाता है। ऐसा क्यों, लिथियम के साथ ये अलग हम बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लिथियम को केरोसिन में क्यों नहीं डाल रहे, अपने आप इसका कारण सोचा जा सकता है। देखो है क्या कि जैसे अगर याद आ रहा हो लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि एल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ऊपर से नीचे क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगी, हमने क्या बोला था कि लिथियम जो है वो सबसे लीस्ट डेंस है, उसकी डेंसिटी सबसे कम है। उसकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो केरोसिन से भी कम हो जाती है। तो केरोसिन से भी कम है तो क्या होगा, अगर हमने लिथियम को सपोज करो केरोसिन ऑयल में डाल दिया तो वो क्या होगा, ऊपर फ्लोट करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर फ्लोट करेगा। ऊपर अगर फ्लोट करेगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। अब एक बार ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, आपने उसे मिट्टी के तेल में रखा हुआ है तो समझ सकते हो कि क्या होगा, वो अपने आप समझ सकते हैं, उसमें तो फिर बहुत ज़बरदस्त जो है वो कंबशन हो जाएगा। इसलिए लिथियम को क्या किया जाता है, पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है। वैक्स पेपर एक आता है जिसमें उसे रैप करके रखते हैं जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ये तो हमने जनरल बात लिखी कि एल्कली मेटल जो है वो क्या है, एयर के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कुछ तो बन रहा होगा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम के लिए सोडियम ऑक्साइड प्लस सोडियम परऑक्साइड, मेजर प्रोडक्ट इज दिस परऑक्साइड। ठीक है, ये बनता है, ये थोड़ा स्मॉल अमाउंट में बनता है, खासकर अगर ऑक्सीजन हम एक्सेस में लें। ठीक है, तो क्या होगा, ये बनेगा। फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसके साथ अगर हम कराएंगे तो M2O प्लस M2O2 प्लस MO2, ये मेजर हो गया। ठीक है, अब ये क्या क्या है, ये अगर हम आपको याद आ रहा हो जो पहले हमने ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, तो ये तो क्या नॉर्मल ऑक्साइड है, इसे तो हम सिंपल ऑक्साइड ही बोल देते हैं। ये क्या है, ये है O2 2-, तो ये क्या हो गया, परऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, ये है O2-, तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड। ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है ये सारी चीज़ें डिटेल में, ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि फिर से वही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो हमने लिख लिया। ठीक है, तो दो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ हो जाती है, एक तो क्या हो रहा है वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो गया। अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो क्यों हो रहा होगा, देखो उसको हम समझने की कोशिश करें। देखो क्या है कि लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, दोनों बना रहा है लेकिन मेजर प्रोडक्ट परऑक्साइड है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों बना रहे हैं लेकिन मेजर प्रोडक्ट सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो इसको समझे, इससे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये जो डिफरेंट ऑक्साइड्स बन रहे हैं इनका फॉर्मेशन क्या होगा, स्टेप वाइज हो रहा होगा। देखो स्टेप वाइज होने का मतलब क्या हुआ, देखो ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा O2-2-, चलो बैलेंस कर लेते हैं, और इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। बात सबको समझ में आ रही होगी, मतलब क्या हो रहा होगा, स्टेप वाइज हो रहा होगा, पहले ऑक्साइड बना, ऑक्साइड से परऑक्साइड बना और परऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड बना। ठीक है, अब देखो क्या है लिथियम के केस में देखो क्या है, जो आयन है वो क्या है, Li+ है। अब Li+ है तो इसमें क्या होगा, देखो लिथियम जो है इसका साइज सबसे छोटा है, तो साइज अगर सबसे छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि साइज सबसे छोटा है तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, या हम इसको थोड़ा और दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि इसके साथ जो पॉजिटिव फील्ड एसोसिएटेड होगी, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव फील्ड,
तो जो पॉजिटिव फील्ड एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसके साथ जो पॉजिटिव फील्ड जो एसोसिएटेड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होगा, लिथियम आयन जो है इसी के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बना लेगा। इसी के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बना लेगा तो मतलब ऑक्साइड को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो और फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ना उसे मौका मिलेगा, ना उसे जरूरत महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि उसको तो यहीं पे स्ट्रांग बॉन्ड मिल गई, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, लिथियम के केस में तो क्या हो गया, रिएक्शन यहीं पे रुक गया और आगे नहीं गया, ठीक। अब और आगे चलते हैं सोडियम के केस में। अब सोडियम के केस में क्या हुआ कि भाई चार्ज तो उतना ही है, साइज बढ़ गया। साइज अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो हम ये बोलेंगे कि इसके साथ जो पॉजिटिव फील्ड एसोसिएटेड है वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है ना। इसके मुकाबले Li+ में क्या हो गया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हुई तो पॉजिटिव फील्ड जो एसोसिएटेड है वो थोड़ी सी वीक हो गई। तो पॉजिटिव फील्ड अगर एसोसिएटेड वीक हुई तो जब सोडियम इसके साथ कंबाइन किया तो क्या हो गया, ऑक्साइड जो है वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, अभी पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो ऑक्साइड को लग रहा है कि अरे अभी तो थोड़ा सा गुंजाइश है, वो थोड़ा सा और अपने को और रिएक्ट करा सकता है। तो क्या होगा, मतलब ऑक्साइड को मौका मिल रहा है तो वो क्या करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 2- बना लिया। अब वो संतुष्ट हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया, प्रोसेस यहीं पे रुक गई, ठीक है। सोडियम के केस में ये हुआ। अब पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज़्यादा कम हो गई क्योंकि साइज और ज़्यादा बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज़्यादा कम हो गई तो क्या हो गया, पहले ऑक्साइड बना, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसे और मौका मिला, वो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। ये परऑक्साइड बना, उसे भी और मौका मिला, वो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे ब्रीफली डिटेल में लिखना चाहो तो अपने आप लिख लेना, जो हमने अभी बताया। इसको ब्रीफली लिखना चाहें तो दिस इज ड्यू टू increase in size as we move from lithium to cesium, which decreases positive charge density। ठीक है, लिख लें इसे। अब देखिए कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें। एक तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर एक और चलो पॉइंट लिख लेते हैं। All these oxides are hydrolyzed, ठीक है। मतलब अब ऑल दीज ऑक्साइड्स मतलब क्या हो गया, तीन टाइप के ऑक्साइड हो गए, ठीक है। एक नॉर्मल ऑक्साइड, एक परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। देखो समझे इसे, जैसे हम जनरल तरीके से लिख रहे हैं तो जैसे M2O, ठीक है। इसको वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, MOH, ये बनेगा, ठीक है। फिर M2O2, ये क्या है, परऑक्साइड है। इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो MOH प्लस H2O2, ये है। और MO2 प्लस H2O, तो MOH प्लस O2 प्लस H2O2। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनफैक्ट इसी साल लास्ट ईयर ही जो है वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो इसमें क्या है, नो हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें क्या है, नो ऑक्सीजन, ओनली हाइड्रोजन परऑक्साइड, नो ऑक्सीजन, ओनली H2O2। इसमें क्या है, बोथ H2O2 एंड O2,
ठीक है। अब वो अलग बात है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है तो वो भी डिकम्पोज करके H2 और O2 देगा, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है ना। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड से सिर्फ हाइड्रोक्साइड बना, पेरोक्साइड से हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनना, और सुपर ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड O2 और H2O2 तीनों बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर ऑल दीज ऑक्साइड्स एक्सेप्ट Li2O आर रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड। रैपिडली मतलब रेट बहुत तेज हो जाता है। ये जो ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस वाला जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत तेज हो जाता है। लिथियम ऑक्साइड के केस में स्लो है बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि ये हाइड्रोलिसिस इनका बहुत स्लो होता है। बाकी सब में क्या होता है, बहुत तेज़ी से इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एक और चीज़ देख सकते हैं, कॉमन चीज़ क्या है कि सभी जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोलाइज होकर बेसिक सॉल्यूशन देंगे। हाइड्रोक्साइड तो सभी में बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी। और देखो, हम अगर कुछ बात करें, जैसे जनरल हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स की, हम बात कर रहे हैं, तो देखो क्या है, पहले तो ऑक्साइड ही हम देखते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर कलरलेस, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ये, ठीक है, आर कलरलेस। बट ऑक्साइड ऑफ रुबिडियम, सीजियम आर colored due to the presence of impurity of RbO2 and CSO2, ठीक है, ये हो जाता है। वैसे तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन रुबिडियम, सीजियम के जो ऑक्साइड है ये कलर इनमें आ जाता है इस इम्प्योरिटी के कारण, ठीक है। फिर पेरोक्साइड्स की बात करें, पेरोक्साइड्स मतलब क्या हो गया, O2 2-, ये क्या होंगे, O2 2-, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक क्या होगा ये, ठीक, खुद सोचे, थोड़ा सोचने की कोशिश करें। O2 2- जो है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा, ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। कैसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये क्या है, ये डाईमैग्नेटिक है, ठीक है, और थ्योरेटिकली कलरलेस, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो थ्योरेटिकली कलरलेस। लेकिन प्रैक्टिकली इनमें देखा जाता है कलर आ जाता है, वो इम्प्योरिटी के कारण से, ठीक है, थ्योरेटिकली ये कलरलेस होंगे। नेक्स्ट, फिर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में लिखें तो पेरोक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जितने भी पेरोक्साइड होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं कि पेरोक्साइड एब्जॉर्ब CO एंड CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे Na2O2 प्लस CO, तो इससे Na2CO3, और Na2O2 प्लस CO2, तो इससे Na2CO3 प्लस O2, ठीक है। तो मतलब ये बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स आर इवन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखो समझे से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये क्या है बेसिकली, जैसे हमने क्या लिखा कि सुपर ऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इसे एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने रिएक्शन लिख लिया। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखो, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिस कारण से इनके कुछ प्रैक्टिकल यूज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस KO2 इज यूज्ड, पहला फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इन सबमरीन्स एंड स्पेस शटल। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेके क्वेश्चन भी पूछा गया था, एग्जैक्टली यही चीज़ पूछी गई थी। देखो पहले समझ लेते हैं। देखो है क्या, जैसे सबमरीन है या स्पेस शटल है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर को आर्टिफिशियली मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादातर सबमरीन में देखो ये यूज़ करते हैं। तो अब क्या है, अब देखो समझे कि जैसे बहुत बड़ी सबमरीन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। एटमॉस्फेयर को क्या है वहाँ पे मेंटेन करना होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन आते रहना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रही है वो रिमूव होती रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो है क्या कि बहुत सारे लोग उसमें हैं, जैसे सबमरीन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब जब वो इतने सारे लोग रहेंगे तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेल करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा। तो थोड़े बहुत में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत जैसे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब अगर बहुत टाइम तक यही प्रोसेस चलती रही, ऑक्सीजन कंज्यूम होती रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई, तो आप समझ सकते हैं कि जो इतने सारे लोग उसमें रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए क्या इंश्योर करना पड़ता है, कुछ इस टाइप का एक मैकेनिज्म इंश्योर करना पड़ता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो रिमूव होते रहे और ऑक्सीजन गैस जो है वो जनरेट होते रहे। तो उसके लिए अलग तरीके होते हैं। एक सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है सुपर ऑक्साइड वाला। इसमें देखो एडवांटेज क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड सॉलिड होता है, तो इसके सॉलिड के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या किया, जो सबमरीन है उसके अलग अलग कोने में जो है वो ये ब्लॉक रख दिए गए। तो अब ये क्योंकि रिएक्टिव भी है ज़्यादा, तो क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती रहेगी वो क्या होगा, या मॉइस्चर भी तो रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेन में, जब इस पेपर को AIEEE बोलते थे तब ये क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का स्पेस शटल में यूज किया जाता है किस पर्पज से, तो उसका यही पर्पज है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। एक और देखो हो जाता है इसी से रिलेटेड, इन इमरजेंसी ब्रीदिंग मास्क यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। देखो जैसे माइंस जानते होंगे, मेटल और कोल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है। तो एक टाइप की माइन होती है अंडरग्राउंड माइन। ठीक है, एक तो होती है जो सरफेस से माइनिंग हो जाती है, दूसरी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है कि खासकर जो कोल की माइनिंग होती है वो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, मतलब नीचे जो है वो हम टनल डिग करके नीचे जाते हैं। ठीक है, और फिर कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो है क्या प्रॉब्लम, क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सरफेस में अर्थ के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा।
ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड माइंस होती है ये तो बहुत ज़्यादा गहरी भी हो जाती है, कई ऐसी माइंस है जो बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक है। तो अब जब बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉकेट्स आ जाते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल डेंजरसली लो हो जाता है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे जो माइनर्स होते हैं, मतलब जो काम करते हैं, उनको एक इमरजेंसी मास्क दिया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी ऐसे पॉकेट में पहुँच गए जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, तो क्या करें, उस मास्क को तुरंत लगा लें, ठीक है। तो अब उस मास्क में देखो होता क्या है, अंदर एक पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो अब क्या है, जैसे हमने मास्क पहन लिया, ठीक है, अब हम एयर को एक्सेल कर रहे हैं, तो हम एयर को एक्सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, मॉइस्चर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वो उतना मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट होता है कि वो ऑक्सीजन को लिबरेट करे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल जाएगी और हम उस जगह से निकल के दूसरी जो सेफ जगह है उसमें चले जाएंगे। अब समझ सकते हैं इसका यूज सिर्फ इमरजेंसी के लिए किया जाएगा, क्योंकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एक मास्क में इतना सारा तो नहीं होगा कि हम लगा के उसे घूमते रहें। हमने जब जरूरत लगी, जब हमें लगा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम है, उसे लगाया, तुरंत उस जगह से निकल के दूसरी जगह पे चले गए। तो ये भी देखो इसका यूज है जो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये दो देखो इंपॉर्टेंट यूज हो जाते हैं, लिख ले दोनों। नेक्स्ट अब देखें, एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। अब जैसे ये एक बार जैसे क्वेश्चन आ गया था कि अगर हम एल्कली मेटल को मॉइस्ट एयर में ले रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, क्या क्या बन सकता है। तो देखो मेटल, अब उसमें सिर्फ मेटल लिख दिया गया, तो मेटल लिख दिया गया तो देखो क्या क्या है, एक तो M2O, फिर M2O2 और फिर MO2, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब क्या है, मॉइस्ट एयर बोला जा रहा है, तो मॉइस्ट एयर बोला जा रहा है मतलब मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर है तो ये अभी हमने बोला कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अब हाइड्रोक्साइड बन गया, अब एयर की बात हो रही है तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बना लेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मिल सकते हैं, मतलब मोर देन वन करेक्ट में या इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इसका यूज हो सकता है कि हमें क्या क्या मिल सकता है। तो ये सब ऑक्साइड तो मिलेंगे ही अगर मॉइस्चर है, साथ में हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ये भी मिलेंगे। फिर रिएक्शन विद नाइट्रोजन, मतलब एल्कली मेटल का रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड ये है। ऑल अदर आर इनर्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो नाइट्रोजन के लिए इनर्ट हैं, ठीक। फिर एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। जितने भी एल्कली मेटल हैं, जितने भी एल्कली मेटल हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो जैसे चलो जनरली हम लिख लेते हैं, तो जैसे मेटल है तो प्लस H2O, तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी लिखा था।
फिर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है, वाटर के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। मतलब ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। अच्छा ये देखो इस चैप्टर में जो ये सब सीक्वेंस है वो ध्यान में रखने, रिएक्टिविटी सीक्वेंस क्या है, ये जो भी डिफरेंट हम सीक्वेंस लिख रहे हैं वो, ठीक है। जैसे अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने लिखा था कि ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसमें भी देखो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। अच्छा एक और पॉइंट जो भी यहाँ पे रह गया, हमने क्या बोला कि ये जो रिएक्शन है क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब जैसे हो सकता है आप लोगों ने लैब में कभी देखा हो कि सोडियम को अगर आप पानी में डाल दें तो क्या होता है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है, कंबशन उसका स्टार्ट हो जाता है। और सोडियम तो ऊपर वाला है, नीचे वाले जो है जैसे सीजियम है, रुबिडियम है, इनको पानी में डालते हैं बहुत ज़बरदस्त इनमें एक एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन जो है वो हमारे काम का नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि भाई जब हाईली एक्सोथर्मिक हो गया तो हम इसका यूज़ करने में प्रॉब्लम है ना, हम इसका यूज़ क्या करना चाहते थे, हाइड्रोजन गैस को बनाना चाह रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है टू कंट्रोल दिस रिएक्शन, टू कंट्रोल दिस रिएक्शन alkali metals are taken in the form of their amalgams, in the form of their amalgams। amalgams का मतलब जानते होंगे, amalgam का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इन मरकरी, ठीक है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का हमने amalgam ले लिया, तो सोडियम का amalgam ले लिया मतलब सोडियम को मरकरी में डिसॉल्व कर लिया। तो अब ये रिएक्शन वाटर के साथ जो करते हैं तो बहुत आराम से रिएक्शन हो जाता है, कोई इसमें एक्सप्लोजन नहीं होगा, बहुत स्मूथली ये रिएक्शन हो जाता है। क्या कारण हो सकता है भाई, अभी हम बोल रहे थे कि हमने सोडियम को पानी में डाला तो आग लग गई, अब एमलगम की फॉर्म में लिया तो नहीं आग लगी, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हमने सिर्फ जब सोडियम लिया था तो क्या था, पानी में डाला तो पूरा का पूरा सोडियम जो है वो क्या हो गया, वाटर के कांटेक्ट में आ गया, तो रिएक्शन हो गया बहुत तेजी से। अब जब हमने एमलगम ले लिया तो क्या है, सोडियम के साथ मरकरी भी है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सोडियम जो है वो एक साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा वाटर के, तो क्या होगा, रिएक्शन धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे होगा तो हीट, भाई इसमें होता क्या है, जैसे हीट एकदम से बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, जैसे हमने सीधा पानी में डाल दिया तो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाती है। अब क्या होगा कि हीट जो रिलीज हो रही है वो धीरे धीरे करके हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एमलगम की फॉर्म में रिएक्शन स्मूथ है, वैसे नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, प्रोडक्ट क्या बना है, हाइड्रोक्साइड बना है। तो प्रोडक्ट फॉर्म इस प्रोडक्ट फॉर्म क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक, ठीक है, हाईली बेसिक है एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है ये हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात की थी। चलो तब भी फिर से समझ सकते हैं, छोटी सी चीज़ है। बेसिक का मतलब क्या होता है, जो OH माइनस रिलीज करे, OH माइनस जितनी आसानी से रिलीज करेगा उतना अच्छा बेस होगा। ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो क्या होगा, M+ और OH माइनस इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी, मतलब आसानी से टूट जाएगी। आसानी से टूट जाएगी तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बेस का मतलब भी ये है, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए हम बोलेंगे कि ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और वैसे भी हम जानते हैं, हमने जब डिस्कशन किया था तो हमने ये बोला था कि ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड ही होते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी इनकी है, तो ठीक है, वो फिर बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।